हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहला टॉपिक आज का जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ है। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जीएफसीएस का जीएफसीएफ का जीडीपी के परसेंटेज के रूप में स्लगिश ग्रोथ होना भारत की इकोनॉमी के लिए एक मेजर चैलेंज बन गया है, इसलिए न्यूज में। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ जीएफसीएफ देख लेते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस से लेकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तक इन्वेस्टमेंट लगभग जीडीपी के 10% के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर ही रहा है। और 1980 के दौरान ये 10% से इंक्रीज होकर 2007-8 तक अराउंड 27% तक पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन 2011-12 के बाद से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरने लगा और 2020-21 में ये सिर्फ 19.6% ऑफ जीडीपी तक रह गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इन्वेस्टमेंट में राइज देखने को मिला है, जैसा कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, भारत भले ही एक हाई सेविंग इकोनॉमी है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा आउटपुट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं लाता है, क्योंकि इससे कैपिटल आउटपुट रेशियो पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं जीएफसीएफ है क्या। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में फिक्स्ड कैपिटल का ग्रोथ, है ना। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू रिसोर्सेज को एसेट्स जैसे कि प्लांट्स हुए, मशीनरी हुई और इक्विपमेंट हुए, ह्यूमन कैपिटल में क्या, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ वगैरह, ये सब इन सब में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, और आज के समय में जीएफसीएफ का जो एस्टिमेशन होता है उसका बेस ईयर 1999 से 2000 के साथ किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद में हम आते हैं इस नेक्स्ट पे, जीएफसीएफ क्या इंक्लूड करता है और क्या नहीं इंक्लूड करता है। पहले देखते हैं कि जीएफसीएफ में लैंड इंप्रूवमेंट जैसे कि लेवलिंग हुई, फेंसिंग, ड्रेनेज, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट परचेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ब्रिजेस, रोड्स, रेलवेज का, फिर लाइफ स्टॉक जो बार बार यूज होता है, मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर या आर्टिस्टिक वर्क्स, ये सब इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन जीएफसीएफ में वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होते जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए हो, या मशीनरी इक्विपमेंट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए हो। ठीक है, या लॉसेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह से जो अगर होते हैं तो वो सब इंक्लूड जीएफसीएफ में नहीं होते हैं। ठीक है, अब प्राइवेट जीएफसीएफ और पब्लिक जीएफसीएफ के बारे में देखते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो मतलब है वो जीएफसीएफ जो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सॉरी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब वो जीएफसीएफ है जो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया जीएफसीएफ जो होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों आते हैं। ठीक, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जीएफसीएफ में आते हैं जो सेंट्रल या लोकल गवर्नमेंट या पब्लिक इंडस्ट्रीज के थ्रू होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में जो है डिमांड बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। ठीक, इसीलिए जैसे सब कहते हैं ना कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती। ज्यादातर अगर नौकरियां बढ़ानी है, एजुकेशन, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो ये सब चीजें के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्राइवेट ही करता है। ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट कर सकता है, लेकिन वो होलसेल बढ़ा नहीं सकता है इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ग्रोथ सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में बढ़ा सकता है ग्रोथ को, लेकिन पूरा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्राउडिंग आउट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है तो क्राउडिंग आउट का इफेक्ट होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का लोन लेना और डिमांड दोनों रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो इसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब प्राइवेट सेक्टर बाहर निकल जाती है, सारा पैसा सरकार ले लेती है, सरकार इस्तेमाल करती है, क्योंकि सरकार को भी चलाने के लिए वो भी लोन्स रिक्वायर करते हैं। तो अगर सरकार को लोन देना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये फिक्स रहता है कि भाई पैसा वहां से मिल ही जाएगा। बॉन्ड्स वगैरह के फॉर्म में फिर लोग पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से फिक्स रहता है कि ये पैसा रिटर्न आने ही वाला है, तो थोड़ी ज्यादा उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इनकम है और उनका जो लोन डिमांड है वो फिर थोड़ा
कम हो जाता है। इस पूरे इफेक्ट को क्राउडिंग आउट कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में देखते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जीएफसीएफ के अलावा चेंज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, जैसे गोल्ड्स हुए, जेम्स हुए, ऑर्नामेंट्स हुए, ये सब वैल्यूएबल्स में आते हैं। इन सबको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और नेट कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से अलग ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, ऑब्सोलिसेंस भी होता है। ऑब्सोलिसेंस मतलब जो समय के साथ जिसकी वैल्यू या फिर घट जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, मतलब कोई यूज ना हो। जैसे आज के अगर आप में से कोई जानता होगा तो एक पहले कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी वगैरह इस्तेमाल होती थी स्टोरेज के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल होते थे, जो कि आज के डेट में सीडीज इस्तेमाल होती थी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो आज के डेट में उनका इस्तेमाल कम हो गया है, टेक्नोलॉजी कम के खत्म हो गया है, मतलब यूज नहीं होते अब तो वो। तो ये क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। तो वो सब अब इसमें हम क्या कहते हैं, फ्लॉपीज हुई, सीडीज हुई, ये सब ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है। तो वही और इसमें डिप्रिसिएशन वही ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंटल डैमेज को माइनस कर दिया जाता है एनसीएफ में, ठीक है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन में। तो ऑब्सोलीट का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। ऑब्सोलीट समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया था सीडी वाला, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं, ये इन्फोग्राफिक बार देख लेते हैं, ग्लोबल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है कि 2014 से 2023 तक, है ना, 2022-23 तक जीएफसीएफ में क्या ट्रेंड्स रहे हैं। और 2014-15 में ये स्लाइटली अपवर्ड था, यहाँ देख रहे होगे स्लाइटली अपवर्ड हो रहा है। और 2020-21 में लोएस्ट पॉइंट, अपने लोएस्ट पॉइंट पे था 2021 में यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। रिकवरी इसमें दिख रही है, तो ये है इसमें, इसका मतलब यही हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एसडीआर 2023-24। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 रिलीज किया है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनेटिंग रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। अब मोर ऑन न्यूज में देखते हैं क्या लिखा है कि इस रिपोर्ट में डेमोक्रेसी पैराडॉक्स के राइज को हाईलाइट किया गया है। और डेमोक्रेसी पैराडॉक्स का मतलब है कि जब पॉपुलेशन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है लेकिन ऐसे लीडर्स को चूज करती है जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पड़ोसी देश में होता है, पाकिस्तान में, ठीक है। वो सोचते तो हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि हाँ हम डेमोक्रेसी होना चाहिए, और लेकिन वो ऐसे लीडर्स चूज करते हैं, या फिर लीडर्स चूज करने के बाद चूज कहाँ ही करते हैं, वो तो सेलेक्ट करते हैं, वहाँ के तो सिलेक्शन होता है, वहाँ पे चूज कहाँ होता है। तो वही वाला, जैसे अभी हमारा जो राइट साइड वाला नेबर है, वेस्टर्न नेबर को छोड़ के अगर ईस्टर्न नेबर की बात करें तो वो उसके साथ में यही सेम केस है, ठीक है। वहां पे भी डेमोक्रेसी पैराडॉक्स ही चल रहा है। अब की फाइंडिंग्स इसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया का जो एसडीआई वैल्यू 2022 में 0.644 हो गया है, जो 2021 में 0.633 था, और 2018 में 0.631 से बेटर है, ठीक है, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। और इंडिया का जो एसडीआई रैंक है 2023 में इंप्रूव होकर के 135 से 132 हो गया है। इंडिया अभी भी चाइना जिसका 75 है, श्रीलंका 78, मालदीव में 87, भूटान का 125, बांग्लादेश का 129, ये सबसे नीचे है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में तो कुछ कह नहीं सकते, हम नेपाल बांग्लादेश से नीचे हैं, तो ठीक है। उसके बाद में इंडिया अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से सवाल बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि किसमें लिखा हुआ है। और देखो एसडीआर के बारे में जान लेते हैं, एसडीआर होता क्या है, ये पूछ सकता है, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में तो कभी चांसेस बहुत कम। ये यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया गया हर जाता है सिंस 1990, और इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंजेस को एग्जामिन करना और पॉलिसी सजेशंस देना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने डेवलप किया था, और 1990 में पहली बार पब्लिश हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस रिपोर्ट का कोर है, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं इस इमेज में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एस डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 डायमेंशंस मेजर करता है, ये ऐसा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा नॉलेज, और तीसरा है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, और जिसका मेजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स करता है।
नॉलेज में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है या मींस ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी देखा जाता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पीपीपीज, परचेजिंग पावर इंडेक्स। उसके बाद में फिर एसडीआई का जो वैल्यू है, लो, एसडीआई की वैल्यू लो लेस देन 0.55 और मीडियम 0.55 से 0.699 के बीच का होता है, और हाई माना जाता है तब जब 0.7 से 0.799 के बीच में, और बहुत हाई 0.8 से अबव हो तो बहुत हाई माना जाता है, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ है। और अदर मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं क्या है। ह्यूमन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है जीआईआई, ठीक है। 18 डायमेंशंस में जेंडर इनइक्वालिटीज को मेजर करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट, इंडिया का रैंक 2022 में 108 हो गया है, इसमें जो 2021 में 122 था। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये जेंडर डिस्पैरिटीज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे मेजर करता है। और इंडिया में अभी भी मेल और फीमेल के बीच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अचीवमेंट में लो इक्विटी है, ठीक है। तो इंडिया के परफॉर्मेंस और मेजर्स बता दिए मैंने इसमें। फिर आता है नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट और तीन है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। और प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसके लिए इसको छोड़ता हूँ मैं। और इसका फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2024 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओफी के द्वारा ज्वाइंटली पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये किसने पब्लिश किया है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ऑफ ओफी और यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक। इसके बाद में फिर की फाइंडिंग्स आते हैं रिपोर्ट के। की फाइंडिंग्स क्या है कि 112 कंट्रीज में 1.1 बिलियन लोग, मतलब तकरीबन 18% एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। और 234 मिलियन के साथ इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में फाइंडिंग्स है। अब पॉली क्राइसिस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस के अनुसार ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी गैप पास्ट 5 ईयर्स में स्टॉल हो गई है, मतलब रुक गई है ड्यू टू पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस का मतलब है कि जब मल्टीपल क्राइसिस लाइक इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, क्लाइमेट चेंज हो, कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ आ जाए तो वो पॉली क्राइसिस होता है। पॉली जैसे मतलब काफी, पॉली मतलब मल्टीपल ही होता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी गैप वो फैक्टर होता है जो दिखाता है कि इनकम्स को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सब लोग $25 पर पर्सन पर डे प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड तक पहुंच सके, ठीक है। अब एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लेते हैं। ये एक पॉवर्टी मेजर है जो एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स के मल्टीपल डिप्रिवेशंस को रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर कोई व्यक्ति 1/3 या उससे ज्यादा वेटेड इंडिकेटर्स में डिप्राइव होता है तो उसे मल्टी डायमेंशनली उसे एमपीआई पुअर कहते हैं, ठीक है। माना जाता, मतलब यही माना जाता है उसका। और इसका जेनेसिस जो है 2010 में हुआ था, मतलब मतलब ये शुरू हुआ था 2010 में। और एमपीआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.1 को एडवांस करता है, जिसमें पॉवर्टी का हर फॉर्म में एंड करना टारगेट है। आपको एसडीजी 1 का के बारे में पता होगा, एंडिंग पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स इन एवरीवेयर, ठीक। तो इसके 10 इंडिकेटर्स हैं। न्यूट्रिशन को 1/6 मिला है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/6 मिला है, फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को 1/6 मिला है, स्कूल अटेंडेंस को 1/6 मिला है। और ये न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ओवरऑल हेल्थ में 1/3 पे आते हैं। फिर ये एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये एजुकेशन 1/3 कंप्राइज करता है। लिविंग स्टैंडर्ड जो 1/3 कंप्राइज करता है उसके अंदर 118 एक बट्टे 18वां भाग कुकिंग फ्यूल को मिला है, यानी गैस, एलपीजी वगैरह ये सब जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सैनिटेशन को 1/18वां पार्ट मिला है, फिर ड्रिंकिंग वाटर को 1/18वां, फिर इलेक्ट्रिसिटी को 1/18वां, और हाउसिंग को 1/8 और एसेट्स को 1/18, सॉरी हाउसिंग को 1/18 और एसेट्स को भी 1/18, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं उनका क्या शेयर है उसके बारे में ये है, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक में इतना ही है। अब इसके बाद में फिर आता है इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में नीति आयोग के द्वारा, और इसमें जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इस्तेमाल होता है टू मेजर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है।
इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल एमपीआई मॉडल में ही जो इंडिकेटर्स हैं वही सेम इंडिकेटर्स में भी हैं। और इसके अलावा दो इंडिकेटर और एडेड हैं जिसमें मैटरनल हेल्थ भी है और बैंक अकाउंट भी है, ठीक है। और एनएमपीआई की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट होती है हेड काउंट रेशियो एच और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी ए को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? ये इंडिकेट करता है शेयर या शेयर बाय परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या है? ये इंडिकेट करता है कि एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रीवेशंस, मतलब कितने लोग डिप्राइव्ड हैं, ठीक है। इसमें इन तीन इंडिकेटर्स से, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, ठीक है, एक्सपीरियंस। तो ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी डिटरमाइन करता है। फिर रिलेटेड न्यूज में देख लेते हैं। नीति आयोग जो है उसने अभी रिलीज किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 को लेकर के। इसमें की फाइंडिंग्स है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो है वो डिक्रीज हुए 29.17% से, जो 2013-14 में थी, वो अब 11.28% हो गई, यानी बहुत अच्छा डिक्रीज है, काफी डिक्रीज है इसका, ठीक है। पुअर स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश हुए, बिहार हुए, मध्य प्रदेश हुए, उड़ीसा हुए, ठीक है, इनमें ज्यादा तेजी से डिक्लाइन ये ऑब्जर्व किया गया है। और पॉवर्टी इनमें ज्यादा तेजी से कम हुई है। और इंडिया जो है अपने ट्रैक पे है एसडीजी टारगेट 1.2 को अचीव करने में, जिसमें रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट हाफ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये 2030 का इंडिया ने लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले ही अचीव करने के प्रोसेस में है वो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मिडिल इनकम ट्रैप। ये क्यों न्यूज में है? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अपना लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल किया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम, जिसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया के लिए मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे जाने का ज्यादा रिस्क है। अब ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होती है? मिडिल इनकम ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जो पहले लोअर इनकम कैटेगरी में थी अब मिडिल इनकम लेवल तक पहुंच गई हैं, लेकिन वो हाई इनकम कंट्रीज बनने में बार बार फेल हो रही है, ठीक है। 2007 में पहली बार मिडिल इनकम ट्रैप शब्द का इस्तेमाल हुआ था, और ये इस्तेमाल किया था वर्ल्ड बैंक ने। अब मिडिल इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनके पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम यूएस डॉलर 1135 से लेकर के 13,846 के बीच होती है, ठीक है। और इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी भी अप्रॉक्स 2,500 के लमसम है। तो इसका ट्रेंड अगर देखें तो पिछले 10 साल में एमआईसी का मिडिल इनकम ग्रुप्स के मिडिल इनकम कंट्रीज के हाई इनकम बनने के चांसेस और ज्यादा खराब ही हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसका वे अहेड क्या है, इससे बचे कैसे? मतलब तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर कंट्रीज को हाई इनकम स्टेटस अचीव करना है तो उन्हें 3 आई स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें पहला आई है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा है इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का, और तीसरा है इनोवेशन का। लेकिन सिर्फ शिफ्ट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को भी समझना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे नए इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स पुरानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को रिप्लेस करके ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ठीक है। तो मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए 3 चीजें जरूरी है, याद रखना है। पहला है क्रिएटिव सॉरी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इन्फ्यूजन, और तीसरा है इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज, और तीसरा है इनोवेशन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रेस्टन कर्व का। देखिए आपने कई सारे कर्व्स भी देखे होंगे, उसमें सवाल पूछे जाते हैं कर्व्स पे, एक बार पूछा भी गया हुआ है। तो वैसे एक बार प्रेस्टन कर्व भी समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अक्सर प्रेस्टन कर्व के पर्सपेक्टिव से भी समझा जा सकता है। और एक बार प्रेस्टन कर्व देखते हैं कि ये जो आइडिया था ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रेस्टन ने 1975 प्रपोज किया था। और ये कर्व जो है ये हाईलाइट करता है कि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगती है तो उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ने लगती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्लो होने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब पुअर कंट्री डेवलप करना शुरू करती है तो इनकी इनकम के साथ साथ न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और हेल्थ केयर और भी बेटर होते हैं, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी पड़ता है। और इस ग्राफ के मुताबिक भी देखें तो जीडीपी पर कैपिटा के इनिशियल इंक्रीज पर, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तेजी से बढ़ती है। और लेकिन जब जीडीपी ज्यादा हो जाती है तो इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाता है, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह, ठीक है। तो प्रेस्टन कर्व इसी को सिग्निफाई करता है। फिर अगला टॉपिक है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसमें कुछ खास नहीं है बताने के लिए। इनके जो रिसर्चेज हैं
वो मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है, की हाइलाइट्स इनके। इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि सोशल सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस एक कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन ये उन कॉलोनीज में फॉर्म होती है जहां कॉलोनाइजर्स इंडिजिनियस पॉपुलेशन से नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जैसे चाइना कर रहा है अभी अफ्रीका रीजन में। ऐसे एनवायरमेंट्स में लोग कॉन्फिस्केशन के रिस्क के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, जिससे ग्रोथ और इनोवेशन रुक जाती है। जैसे अपना और एक और एग्जांपल ले लें तो बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, अब इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही है। फिर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस कॉलोनीज में डेवलप होते हैं जहां पे यूरोपियन सेटलर्स ज्यादा थे। ठीक है, और उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी के लिए उनके काम में आए। और ये इंस्टीट्यूशंस लोगों को वर्क, सेव और इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स देते हैं, हमारे भी काम में आते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी है। ठीक है, इंडिया इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। फिर ये वाला सेक्शन आपका जो है, ये आपका सेक्शन खत्म होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी से सवाल पूछता है, एग्रीकल्चर को आप मिस नहीं कर सकते इकोनॉमी से। ठीक है, ये तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे पूछेगा ही पूछेगा। एक्सटर्नल वाले सेक्शन से भले कम पूछे, लेकिन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से पूछने के उससे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, कैबिनेट ने फार्मर्स के लाइव्स और उनकी लाइवलीहुड्स को इम्प्रूव करने के लिए टोटल 14,235 करोड़ का आउटले के साथ 7 मेजर मेजर स्कीम्स को अप्रूव किया है। ठीक है, तो वो 7 मेजर स्कीम्स क्या क्या हैं? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दूसरा है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, तीसरा है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, फिर चौथा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास, फिर क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फिर स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन, फिर मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो और इसके बारे में जो नोट दिया हुआ है पहले कि काइंडली रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट फॉर मोर डिटेल, तो स्कीम डॉक्यूमेंट से आप जाके पढ़ लेना इसको। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, एंड आई होप आपने सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा अभी तक, क्योंकि एग्जाम तो इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो अबाउट एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर देख लेते हैं। एनएसओ के मतलब के स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 2011-12 टू 2022-23 के हिसाब से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स ने 2022-23 में करंट प्राइसेस पे 18.2% का कंट्रीब्यूशन दिया है और ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, और 2000 अगर सब सेक्टर्स के आउटपुट ट्रेंड की बात करें तो 2011-12 से 2022-23 तक क्रॉप का शेयर जो है 62.4% से गिरकर 54.3% हो गया है, लेकिन फॉरेस्ट्री का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है और लाइव स्टॉक एंड फिशिंग रिलेटिवली भी स्टेडी रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट्स में देखें तो इन टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सिर्फ 47% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही मैकेनाइज्ड है इंडिया में, जबकि चाइना में 60% और ब्राजील में 75% है। R&D पे एक्सपेंडिचर जीडीपी का सिर्फ 0.4% है, जो कि चाइना, ब्राजील और इसराइल से काफी कम है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट है। अप्रोक्सीमेटली 51% ही इरिगेटेड एरिया में प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल है। और एक और मेजर प्रॉब्लम है कॉपवेब फिनोमेना। ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से कॉटन जैसे गुड्स के प्राइसेस साइक्लिकली फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और क्लीन प्लांट प्रोग्राम को अप्रूव किया है, जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अबाउट क्लीन प्लांट प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है ये। इसका एम है एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। ठीक है, और डिसीजेस इंसिडेंस को कम करना, स्पेशली प्लांटिंग मटेरियल्स में। और इस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कर रहा है और आईसीएआर के कोलैबोरेशन में इसमें 9 वर्ल्ड क्लास क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे और 3 कोर कंपोनेंट्स है, करोड़ नहीं 3 कोर कंपोनेंट्स हैं। एक सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो सीड्स एक्ट 1966 के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से सपोर्टेड होगा। दूसरा है लार्ज स्केल नर्सरीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये तीन कोर कंपोनेंट्स हो गए। पहला है नो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाना, दूसरा है सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, तीसरा है सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल नर्सरीज। ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया देखते हैं। ये सेक्टर जो है ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। और इंडिया का जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है हॉर्टिकल्चर के अंडर वो 13.1% का ही है। ठीक है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का 90% अकाउंट करते हैं। 2022-23 में 355.48 मिलियन टन था ये। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर का 33% कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में होता है। ठीक है। फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया जो है सेकंड रैंक पर है ग्लोबली आफ्टर चाइना, और फर्स्ट रैंक पे है इन बनानास, मैंगोज और पपायास। ठीक है। इंडिया वेजिटेबल्स में 14th और फ्रूट्स में 23rd रैंक पे है एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक। फिर अदर इनिशिएटिव्स फॉर हॉर्टिकल्चर सेक्टर देखते हैं। मिशंस फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। ठीक है। जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्कीम है। ये एक हॉलिस्टिक ग्रोथ मॉडल प्रोवाइड करता है वेजिटेबल्स, रूट और ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम स्पीसीज, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोको और बैम्बू के लिए। और MIDH के सब स्कीम्स भी हैं कुछ। एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये 2005-06 में शुरू हुआ था। फिर हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये नागालैंड में। ठीक। फिर कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म इसका एक्रोनिम चमन है। ठीक। और इसमें भी ये भी लॉन्च किया गया था फॉर बेटर असेसमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू रिमोट सेंसिंग, GIS और फील्ड सर्वे। ठीक है। फिर एक और है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सुरक्षा के नाम से। ठीक है। इसका मतलब इसका फुल फॉर्म है इस एक्रोनिम का सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है। ये फार्मर्स को ₹E वाउचर के जरिए सब्सिडीज इसमें डायरेक्ट मिलती हैं। और जो CPP भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की एक कोर स्कीम है। ठीक है। फिर अगला है कृषि विज्ञान केंद्र। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया है, इसलिए ये न्यूज में है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में अबाउट में मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र का मेन एम है लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स को एग्रीकल्चर और अलाइड एंटरप्राइजेस में अप्लाई करना। ठीक है। कि जो भी लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी अपने पास, ठीक है, वो सब एग्रीकल्चर में कैसे अप्लाई करना है, या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एंटरप्राइजेस है फूड प्रोसेसिंग वगैरह है सब में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र का मेन एम है। और ये सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए टेक्निकल बैकस्टॉपिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म नार्स है, ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट है और नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर के रूप में ये फंक्शन करता है। ठीक है। और इसकी 100% फाइनेंसिंग सेंटर करता है। पहली बार स्टैब्लिश हुआ था 1974 में पुडुचेरी में अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टानू। ठीक है। बस इतना काफी है इसके लिए। फिर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को अप्रूव किया है, जो एक अम्ब्रेला स्कीम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से करके जाना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ठीक है। और इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर में मेथड्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग का कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल फार्म नेटवर्किंग के साथ साथ बड़े बिग डेटा एनालिटिक्स के यूज पर बेस्ड है। ठीक है। कुछ इसके एग्जांपल्स है, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। जैसे अभी एक पेस्ट कंट्रोल किया है, हम कुछ कंट्रोल किया है पेस्ट कंट्रोल हमने अपने वेस्टर्न रिवर का। ठीक है। जैसे युक्ति, ग्रीन सेंस, रिमोट मॉनिटरिंग सोल्यूशन। अच्छा, वो पेस्ट कंट्रोल से ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन मत डाल देना उसको। ठीक है। वो अलग ही मिशन था। की फीचर्स ऑफ मिशन पे बात करें तो पहला है और फॉर रेफरेंस अगर ये वीडियो कुछ दिनों बाद देखा जाता है तो अभी ये रेफरेंस है इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर के, तो वेस्टर्न नेबर का पेस्ट कंट्रोल समझ में आ गया होगा फिर उसके बाद। ठीक है। फिर की फीचर्स ऑफ मिशन की बात करें तो ये मिशन जो है दो बेसिक पिलर पे बेस्ड है। पहला है एग्री स्टैक, जो ये एक फार्मर सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फार्मर्स तक डिजिटल सर्विसेज और स्कीम्स डिलीवरी को इंश्योर करता है। ठीक है। इसके तीन कोर कंपोनेंट्स हैं। एक फार्मर्स रजिस्ट्री, जिससे हर फार्मर को यूनिक डिजिटल आईडी मिलेगा।
दूसरा है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, जिससे फार्मर आईडी को लैंड रिकॉर्ड्स जैसे डाटा से लिंक किया जाएगा। और तीसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे में जो डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे पिलर हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है क्रॉप कंडीशंस, वेदर पैटर्न्स, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा सबके बारे में। ठीक है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो रीसैट 1A और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के ऑब्जर्वेशन डाटा के अंडर में हुआ है। ठीक है। फिर सॉइल मैपिंग पे आते हैं, तो सॉइल मैपिंग के थ्रू डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी लॉन्च किया जाएगा। और किसके की टारगेट्स में 11 करोड़ फार्मर्स की डिजिटल आइडेंटिटी बनाना है और 2 साल में नेशनल क्रॉप सर्वे को कंडक्ट करना है। ठीक है। फिर अगला है लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि कैबिनेट ने सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ प्रोडक्शन स्कीम को अप्रूव किया है, जिसका टोटल आउटले 1702 करोड़ रुपए है। तो 1702 करोड़ रुपए मिलेंगे इसके लिए। ठीक है। अब स्टेटस ऑफ लाइव स्टॉक्स इन इंडिया में देखते हैं, तो पॉपुलेशन में इंडिया का जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। ठीक है। मीट प्रोडक्शन के लिहाज से इंडिया सेकंड रैंक पे है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है। ठीक है। उसके बाद में फिर फिशरीज और मिल्क में इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल फिशरीज प्रोडक्शन में 7th और मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है। ठीक है। और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में इसका शेयर 30.19% है इन एग्रीकल्चर जीवीए और 6.73 इन टोटल जीवीए 2021-22 तक का। ठीक है। और एक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से ये रूरल हाउस होल्ड को लाइवलीहुड देता है। और इसमें कुछ इश्यूज फेस्ड क्या क्या है वो देखते हैं। इस सेक्टर की कई मेजर इश्यूज होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। हाई इकोनॉमिक लॉसेस हैं जो फुट एंड माउथ डिजीज से हुए थे। फिर ब्रुसियोलिस जैसे डिजीज की वजह से ये भी होते हैं। ठीक है। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें इंडिया का रैंक 4th है एंटीबायोटिक्स यूज इन एनिमल्स में। ठीक है। रेगुलर और कंटिन्यूअस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन जानवर भी डेवलप कर लेते हैं। इंसानों में तो ये प्रॉब्लम हो ही रही है अभी, मेडिकल फील्ड में भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के, एएमआर को लेकर के। पर ये अपने लाइफ स्टॉक्स में भी ये सेम प्रॉब्लम है। ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ भूजे की तरफ आंका जाता है, तो उसका नुकसान भी ये है। फिर लो प्रोडक्टिविटी भी है इनमें, जिसमें एवरेज एनुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल सिर्फ 1777 किलो पर एनिमल पर ईयर है, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 2699 किलो पर एनिमल पर ईयर। ठीक है। ये 2019-20 का डाटा है ये आपका। ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ स्टॉक सेक्टर के कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं, जैसे एक यूनिफाइड जीनोम चिप। ठीक है। जिसको गौ चिप फॉर कैटल और महिष चिप फॉर बुफेलो। ठीक है। जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। ठीक। फिर इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करके फार्मर जो है फीमेल काव्स को प्रोड्यूस करने में करते हैं। ठीक है। ज्यादा क्योंकि मिल्किंग उसी से ही होनी है। फिर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP की बात करें, तो इसका एम है कि FMD और ब्रिसोलिस को कंट्रोल करना। FMD मतलब फुट एंड माउथ डिसीजेस। ठीक है। राष्ट्र फिर एक और है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसका एम है इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को डेवलप करना और कंजर्व करने में हेल्प करना। ठीक है। फिर रिलेटेड न्यूज में देखते हैं क्या है। पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। ठीक है। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेनिंग ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। ठीक है। इसका फोकस है एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये एक $25 मिलियन का इनिशिएटिव है जो G20 पैंडेमिक फंड के द्वारा फंड किया गया है। और इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी 2022 में जो जिसका अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था, जो G20 का। ठीक है। उसकी प्रेसिडेंसी के दौरान ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। 2023 में सबको पता ही है किसने किया था। नहीं पता है तो आप कमेंट में पता करो। और ये बुरी बात है अगर आपको नहीं पता है 2023 में किसने अध्यक्षता की थी। फिर मेजर इंटरवेंशन अंडर द प्रोजेक्ट के बारे में बात करें,